नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल धीवर एकेडमी पर। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी लोगों को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए, आज का जो हमारा क्लास है ना, वो क्लास नंबर 8वां होने वाला है। और आज की क्लास का जो हमारा विषय रहने वाला है वो बाल विकास, जिसे आप लोग CDP के नाम से जानते हो। और आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2012 का रहने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहला ना आज का ये जो क्लास है ना, वो हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो वर्ग 3 वालों का ना ये जो क्लास है वो लास्ट होने वाला है। इसके बाद जब मैं आप लोगों का क्लास लाऊंगा ना, उसमें वर्ग 2 का जितने भी बाल विकास मतलब CDP का जो टॉपिक है ना, मतलब जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए उन सारे क्वेश्चन को ना हम लोग फिर से करते हुए चलेंगे। ठीक है, मतलब 2024 से लेकर के 2012 तक की जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं वर्ग 2 का ना, जो 6वीं से 8वीं का तैयारी कर रहे हैं उनके लिए है। ठीक है, तो आप लोग क्या कीजिएगा, अगर आप लोग वर्ग 2 के होंगे, मतलब जो लोग ना 6वीं से 8वीं के जो तैयारी कर रहे होंगे ना, मतलब पढ़ाने के लिए CG टेट के लिए, और उसके अलावा वर्ग 3 का अगर आप लोग तैयारी कर रहे होंगे ना, तो दोनों लोगों को आप लोगों को प्रैक्टिस के तौर पर आप लोगों को देखना है, वर्ग को नहीं देखना है। क्योंकि बाल विकास में ना दोनों लोगों का सेम सब्जेक्ट है, सेम टॉपिक है, मात्र पूछने का जो लेवल होता है ना वो वर्ग 2 में थोड़ा सा ना स्ट्रॉन्ग पूछा जाता है, मतलब थोड़ा सा डीप पूछा जाता है, और वर्ग 3 में ना थोड़ा सा हल्का पूछा जाता है। ठीक है, तो दोनों लोगों को ना आप लोगों को बराबर प्रैक्टिस करना है। अगर वर्ग 3 के अगर आप लोग होंगे ना, तो अगर वर्ग 3 से आप लोग तैयारी करेंगे और एकदम अगर के डीप में पढ़ोगे ना, तब तो आप लोगों के लिए ना ये जो सवाल है वो ईजी हो जाएगा, और भी जब अपने लेवल का जब आप लोग बनाओगे तो। ठीक है, तो आप लोग किसी भी लेवल का हो, मतलब किसी भी वर्ग का हो, चाहे वो 2 का हो या 3 का हो, आप लोगों को बराबर ना प्रैक्टिस करना है, क्योंकि सेम आप लोगों का विषय है, सेम टॉपिक है, इसके वजह से। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए ना हम लोग ना सबसे पहले प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं। उससे पहले ना आप सभी लोगों से एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे ना, तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि इसी प्रकार से जब भी मैं क्लास लाऊँ ना, तो प्रॉपर टाइम पे आप लोगों को ना इसका जो नोटिफिकेशन है वो मिले और प्रॉपर टाइम पे आप लोग क्लास ले पाओ। ठीक है, तो इसीलिए ज़्यादा जरूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, और आज का ये जो क्लास हो जाएगा ना, उसके बाद इसका जो पूरा PDF है ना, वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, तो जाकर के सर्च कर लीजिए बाय MD धीवर करके। उसके अलावा ना इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर ना मेरा जो टेलीग्राम का लिंक है ना उसको डाल दूंगा, तो डायरेक्टली आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा और इसका जो पूरा PDF है वो डाउनलोड करके दोबारा से प्रैक्टिस कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए प्रश्न क्रमांक फर्स्ट को सबसे पहले आप ध्यान से पढ़िए। सीखने की प्रोजेक्ट विधि किस अवस्था के लिए उपयोगी है? ऑप्शन ए बाल्यावस्था, ऑप्शन बी पूर्व बाल्यावस्था, ऑप्शन सी किशोरावस्था, या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो क्या इसका आंसर होगा, बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 1 का जो करेक्ट आंसर है ना, वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी करेक्ट हो जाएगा। कैसे? सीखने की प्रोजेक्ट विधि किस अवस्था के लिए उपयोगी है? तो जो सीखने की जो प्रोजेक्ट विधि है ना, वो बाल्यावस्था के लिए उपयोगी है, पूर्व बाल्यावस्था के लिए, किशोरावस्था, मतलब सभी जो अवस्थाएं हैं ना, जीन पियाजे महोदय ने जो अलग अलग अवस्था बताई है, उन सभी अवस्थाओं के लिए ना ये जो प्रोजेक्ट विधि है ना वो महत्वपूर्ण है, उपयोगी है सीखने के लिए। ठीक है, और प्रोजेक्ट विधि कहने का मतलब यह है, अगर मैं आप लोगों को इसी प्रकार का अगर टॉपिक को पढ़ाता हूँ, उसको आप लोगों को क्या करता हूँ, प्रोजेक्ट के माध्यम से ना दिखा करके और मैं बोल बोल करके आप लोग को पढ़ाता हूँ। ठीक है, और एक व्यक्ति ना सबसे ज़्यादा उसमें सीखता है ना जिसमें ना देख करके सीखता है, बोल करके सीखता है, सुन करके सीखता है और पढ़ करके, जो चारों मेथड है ना उससे पढ़ता है ना, तो सबसे ज़्यादा जो व्यक्ति ना वो सीख पाता है। और प्रोजेक्ट विधि मतलब देख करके सबसे ज़्यादा जो लर्न होता है, जो सीखना होता है ना, वो पॉसिबल हो सकता है किसी भी व्यक्ति के लिए। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 1 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, तो ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी जो है ना वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 2 को सबसे पहले ध्यान से पढ़िए। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार सीखने का मतलब ज्ञान निर्माण करना है? ऑप्शन ए स्किनर, ऑप्शन बी पियाजे, ऑप्शन सी थार्नडाइक, या ऑप्शन डी लेव वाइगोस्की। तो क्या इसका आंसर होगा, बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 2 का जो करेक्ट आंसर है ना, वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी पियाजे करेक्ट हो जाएगा। कैसे? किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार सीखने का मतलब ज्ञान निर्माण करना है? तो ये जो जीन पियाजे नामक जो मनोवैज्ञानिक है ना, इसके अनुसार ना सीखने का मतलब ज्ञान निर्माण करना है, ये आप लोगों को याद करना है और इसे नोट करके रखना है अपने शॉर्ट नोट्स में। ठीक है, उसके अलावा ना आप लोगों को ना जीन पियाजे महोदय के बारे में थोड़ा सा बता दूं। आपका जो बाल विकास का जो विषय है ना, उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक है ना, वो जीन पियाजे
नामक जो मनोवैज्ञानिक है वो है, ठीक है। और जीन पियाजे का अगर कि जन्म के बारे में बात करूँ ना, तो जीन पियाजे का जो जन्म है वो 1896 में हुआ था। कहाँ? तो 1896 में ना स्विट्जरलैंड में हुआ था। कब हुआ था? तो 1896 में इसका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? तो स्विट्जरलैंड में हुआ था, ठीक है। और इन्होंने ना संज्ञानात्मक विकास के जो सिद्धांत है ना उस पर ना बहुत ही ज़्यादा ना जोर दिया था, ठीक है। और वो बहुत ही ज़्यादा आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाते हैं। किसके टॉपिक पर? तो संज्ञानात्मक विकास के टॉपिक पर, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 2 का जो करेक्ट आंसर है ना ऑप्शन नंबर बी पियाजे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 3 को ध्यान से पढ़िए। मूल्यांकन किया जाना चाहिए। ऑप्शन ए, मूल्यांकन से बच्चे पढ़ेंगे। ऑप्शन बी, पता लगता है बच्चे की उपलब्धि का। ऑप्शन सी, बच्चे के सीखने के स्तर का ज्ञान होता है। या ऑप्शन डी, शिक्षकों की उपलब्धि का पता लगता है। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। 3 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। बच्चे के सीखने के स्तर का पता लगता है या ज्ञान होता है, करेक्ट हो जाएगा। कैसे? मूल्यांकन किया जाना चाहिए। तो मूल्यांकन क्यों किया जाना चाहिए? तो मूल्यांकन करने का जो एकमात्र उद्देश्य होता है ना वो बच्चे की सीखने का जो स्तर है ना और उसका ज्ञान होता है ना उसका मूल्यांकन किया जाता है कि बच्चे है ना, मैंने अगर पढ़ाया आप लोगों को तो आपने कितना सीखा ना और कितना नहीं सीखा, ये ना मुझको पता चल जाएगा अगर मैं किसी प्रकार का मूल्यांकन लूँगा तो, ठीक है। तो मूल्यांकन का जो उद्देश्य होता है ना वो बच्चे के सीखने का जो स्तर है ना तो उसका ज्ञान कितना है ना इसका मूल्यांकन किया जाता है, ताकि आगे चल करके ना और भी अच्छे स्ट्रैटेजी के साथ ना जो शिक्षक है वो पढ़ा सके। तो इसलिए ना बच्चों का मूल्यांकन लिया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 3 का जो करेक्ट आंसर है ना ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 4 को सबसे पहले आप ध्यान से पढ़िए। एक बच्चे की मानसिक आयु 12 वर्ष है एवं वास्तविक आयु 10 वर्ष है तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी? ऑप्शन ए 110, ऑप्शन बी 100, ऑप्शन सी 120 या ऑप्शन डी 83। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 4 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी 120 करेक्ट हो जाएगा। कैसे? एक बच्चे का मानसिक आयु 12 वर्ष है एवं वास्तविक आयु 10 वर्ष है तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी? तो ये जो आप लोगों का जो सीक्वेंस दिया है ना उसे कैसे सॉल्व करना है आप लोगों को बता दूं, ध्यान से सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। इसके लिए ना बुद्धि लब्धि नापने के लिए ना एक सूत्र आता है, कौन सा? तो मानसिक आयु, क्या? तो मानसिक आयु बटा शारीरिक आयु, क्या? तो मानसिक आयु बटा ना शारीरिक आयु होता है और उसके बाद ना गुणा 100 हो जाएगा, क्या? तो ये सूत्र आप लोगों को याद रखना है, मानसिक आयु बटा शारीरिक आयु गुणा 100 होता है, ठीक है, ये सूत्र है। अब आप लोगों को कैसे सॉल्व करना है? सबसे पहले देखो मानसिक आयु कितना है, तो मानसिक आयु 12 वर्ष है, ठीक है। तो यहाँ जो मानसिक आयु ऊपर में लिखा है ना तो यहाँ पास आप लोग क्या कीजिएगा 12 वर्ष ऐसे मानसिक आयु लिख लीजिएगा। नीचे में देखो क्या लिखा है, नीचे में शारीरिक आयु, तो ये जो दिया है उसमें शारीरिक आयु कितना है, मतलब वास्तविक आयु को ही शारीरिक आयु बोलते हैं, ठीक है। तो नीचे में 10 लिख लेना शारीरिक आयु या वास्तविक आयु को, ठीक है, ये 10 लिख लिए। उसके बाद गुना में क्या दिया है 100 दिया है, यहाँ पास क्या करोगे आप लोग 100 ऐसे लिख लोगे। अब इसको सॉल्व कैसे करोगे? सबसे पहले नीचे से सॉल्व करते हैं, कैसे? तो 10 एकम कितना होगा, तो 10 एकम 10 और 10 दहम कितने बार में गया, तो 10 बार में गया, 10 दहम 100। अब ये दोनों जो आपस में ना उसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब गुना हो जाएगा, तो 10 बार में कितना होगा, तो 10 बार में 120 हो जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। एक बार और समझा देता हूँ, अच्छे से ध्यानपूर्वक सुनिएगा, ठीक है। थोड़ा सा इसको छोटा कर देता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से और समझा पाऊँ, ठीक है। सबसे पहला इस प्रकार की अगर बुद्धि लब्धि को नापने के लिए अगर क्वेश्चन आए तो आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों को देखना है मानसिक आयु कितना है। तो मानसिक आयु आप लोग डायरेक्ट ऐसा भी लिख सकते हो, मानसिक आयु 12 वर्ष है। उसके अलावा दूसरा देखना वास्तविक आयु या शारीरिक आयु कितना है, तो 10 वर्ष है, तो 10 ऐसे लिख लेना है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ गुना करके 100 करना है, क्यों? क्योंकि देखो इसका एक सूत्र जो आता है ना वो मानसिक आयु सबसे पहले होता है मानसिक आयु बटा शारीरिक आयु और गुना करके 100 हो जाता है। ये सूत्र को आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। मानसिक आयु बटा शारीरिक आयु गुना 100, तो सेम ऐसे ही पैटर्न लेना है। उसके बाद नीचे से सॉल्व करना है। कम आप लोगों का 10 हो गया और उसके बाद ये कितने बार जाएगा, 10 दहम में जाएगा। तो कितने बार में गया, तो 10 बार में गया, कितना, तो 10 एकम 10, 10 दहम 100 हो गया। अब ये बचा 10 है ना, तो 10 और ये जो 12 है ना आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा और मल्टीप्लाई होगा ना तो 10 बार में कितना होगा, तो 10 बार में 120 हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर सी 120 जो दिया है ना वो करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। सेम इसी प्रकार से अगर बुद्धि लब्धि को नापने के लिए बोले ना तो आप लोगों को ऐसे ही बनाना है। उसके अलावा आप लोगों को ना इसका जो सूत्र है उसे आप लोगों को शॉर्ट नोट्स में नोट करके रखना है, पूछा जाता है ऐसे सवाल हर वर्ष।
चलिए अब प्रश्न क्रमांक 5 को ध्यान से पढ़िए। परिपक्वता का संबंध है ऑप्शन ए विकास, ऑप्शन बी बुद्धि, ऑप्शन सी सृजनात्मकता या ऑप्शन डी रुचि। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 5 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए विकास करेक्ट हो जाएगा। कैसे? परिपक्वता का संबंध है और परिपक्वता का जो मतलब होता है वो मेच्योरिटी होता है जी। आपका जो विकास है, आपका जो मेच्योरिटी लेवल है वो कितना है, ठीक है। तो मेच्योरिटी कैसे आएगा? विकास के माध्यम से आएगा ना, डेवलपमेंट के माध्यम से ही आएगा ना, है ना। तो जो मेच्योरिटी है, जो परिपक्वता है वो विकास से संबंधित है, ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 5 का जो करेक्ट आंसर है ना ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 6 को ध्यान से पढ़िए। अधिगम का व्यवहारिक सिद्धांत निम्न है। ऑप्शन ए संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत, ऑप्शन बी स्किनर का क्रिया प्रसूता अधिगम का सिद्धांत, ऑप्शन सी प्रबलन का सिद्धांत या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 6 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी करेक्ट हो जाएगा। कैसे? अधिगम का व्यवहारिक सिद्धांत है, तो अधिगम का जो व्यवहारिक सिद्धांत है ना वो सबसे पहला ऑप्शन है संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत भी हो जाएगा। दूसरा स्किनर का क्रिया प्रसूता अधिगम का भी सिद्धांत हो जाएगा और उसके अलावा प्रबलन का सिद्धांत भी हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 6 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 7 को ध्यान से पढ़िए। शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू नहीं होता। ऑप्शन ए निःशक्त बच्चे, ऑप्शन बी 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चे, ऑप्शन सी 14 से 18 वर्ष के आयु के बच्चे या ऑप्शन डी बच्चों की नियमित उपस्थिति। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 7 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी 14 से 18 वर्ष के आयु के बच्चे करेक्ट हो जाएगा। कैसे? शिक्षा का अधिकार अधिनियम RTE 2009 लागू नहीं होता, मतलब उस पर लागू नहीं होता। किस पर नहीं होता? 14 से 18 वर्ष के आयु के जो बच्चे हैं ना, मतलब केवल 14 से 18 वर्ष के बच्चे ऊपर RTE लागू होगा क्या? तो ये नहीं होगा, ये गलत है बिल्कुल भी, ठीक है। उसके अलावा RTE में क्या क्या शामिल है? निःशक्त बच्चे, जो दिव्यांग बच्चे हैं ना उस पर ये लागू होता है, उसको अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा देने के लिए। उसके अलावा 6 से 14 वर्ष के आयु के जो बच्चे होते हैं ना उसको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देना राज्य सरकार और केंद्र सरकार की प्रमुख जिम्मेदारी है, तो ये भी करेक्ट हो जाएगा। RTE में ये लिखा हुआ है। उसके अलावा बच्चों की नियमित उपस्थिति जो है ना वो भी ना RTE में शामिल है, ठीक है। केवल जो शामिल नहीं है ना वो ऑप्शन नंबर सी जो है वो शामिल नहीं है। 14 से 18 वर्ष के जो बच्चे हैं वो केवल शामिल नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 7 का जो करेक्ट आंसर है ना ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। अगर प्रश्न नेगेटिव टाइप से दिया है तो आंसर भी नेगेटिव टाइप से लोगे ना जी आप, हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से पढ़ते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 8 को ध्यान से पढ़िए। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 दस्तावेज की परिभाषा के लिए निहित है। ऑप्शन ए एक भाषा, ऑप्शन बी द्विभाषा, ऑप्शन सी त्रिभाषा या ऑप्शन डी बहुभाषा। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 8 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी 3 भाषा करेक्ट हो जाएगा। कैसे? राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा NCF 2005 के दस्तावेज में भाषा के लिए निहित है। तो NCF 2005 में ना भाषा के लिए जो निहित है ना वो त्रिभाषा सूत्र जो है ना वो निहित है, मतलब 3 भाषा जो है ना उसमें पढ़ाना निहित है, ये आप लोगों को याद रखना है। कैसे? तो एक कक्षा में ना 3 भाषाओं के साथ एक जो शिक्षक है ना वो पढ़ा सकता है। सबसे पहला जो भाषा होगा ना इसमें उसकी मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा होगा। मातृभाषा मतलब मदर टंग होने चाहिए। मान के चलो अगर छत्तीसगढ़ में कोई लोकल पढ़ा रहे हैं ना तो सबसे पहला ना NCF 2005 कहता है कि बच्चे की उसकी मातृभाषा में आप पढ़ा सकते हो, पहली भाषा में, ठीक है। उसके अलावा दूसरा भाषा कौन सा यूज़ कर सकते हो? दूसरा भाषा है जो है ना वो अन्य भाषा, मतलब या तो आप लोग हिंदी यूज़ कर सकते हो या इंग्लिश में पढ़ा सकते हो, ठीक है। इन दोनों में से कोई भी भाषा में ना आप पढ़ा सकते हो। तीसरा जो भाषा होगा ना वो कहता है कि यह एक ऐसा भाषा होना चाहिए जो ना पहली भाषा या दूसरी भाषा को उन दोनों में से ना होना चाहिए, कोई भी अन्य भाषा में ना आप पढ़ा सकते हो जो बच्चों का होता है वो, ठीक है। मान करके चलो अगर ना बच्चे की मातृभाषा छत्तीसगढ़ी है तो आप उसे छत्तीसगढ़ी में पढ़ा सकते हो जिससे वो समझ सके। दूसरा जो भाषा है वो हिंदी हो गया, जो हमारा नेशनल भाषा है ना, तो उसमें पढ़ा सकते हो जिससे बच्चे समझ सके। उसके अलावा जो आप लोग ना इंग्लिश को भी आप लोग पढ़ा सकते हो, इंग्लिश में तीसरा भाषा में अगर चाहो तो, या उसके अलावा ना अन्य और कोई भाषा जो है ना जो बच्चे जानते हैं ना तो उस भाषा में पढ़ा सकते हो। तो
तो ना आप लोगों को ये समझना है कि एनसीएफ 2005 राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 है ना, उसके दस्तावेज में जो भाषा निहित है ना वो त्रिभाषा सूत्र निहित है। ठीक है, मतलब आप लोगों को 3 भाषा में ना एक शिक्षक को पढ़ाना है, चाहे वो कोई भी भाषा हो सकता है, किसी भी प्रकार से बैरियर उसमें नहीं रखा गया है ना। छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी में पढ़ा सकता है, दूसरे भाषा अगर की होगा ना, मतलब दूसरे स्टेट में होगा तो दूसरे स्टेट का जो भी उसका मदर टंग होगा उसके हिसाब से पढ़ा सकता है ना। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 8 का जो करेक्ट आंसर है ना, ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 9 को ध्यान से पढ़िए। इनमें से कौन पाठचर्या एनसीएफ 2005 का मार्गदर्शी सिद्धांत नहीं है? ऑप्शन ए, ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना। ऑप्शन बी, पढ़ाई को रटने प्रणाली से मुक्त करना। ऑप्शन सी, अंग्रेजी भाषा में शिक्षा देना। या ऑप्शन डी, बच्चों को चहुमुखी विकास के अवसर उपलब्ध कराना। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 9 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी, अंग्रेजी भाषा में शिक्षा देना करेक्ट हो जाएगा। कैसे? इनमें से कौन पाठचर्या एनसीएफ 2005 का मार्गदर्शन का सिद्धांत नहीं है? तो मार्गदर्शन का सिद्धांत जो नहीं है ना, वो अंग्रेजी भाषा में शिक्षा देना कोई ज़रूरी नहीं है, किसी भी प्रकार से अनिवार्य नहीं रखा गया है। ठीक है, वो ऑप्शनल के तौर पर रखा गया है एनसीएफ 2005 के मार्गदर्शन में। ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना है। उसके अलावा देखो, ज्ञान को ना जो स्कूल के बाहरी जीवन से वो तो जोड़ना अनिवार्य है, पढ़ाई को रटंड पद्धति से मुक्त करना ये भी अनिवार्य है, और बच्चों को ना चहुमुखी विकास के अवसर उपलब्ध कराना ये भी अनिवार्य है। लेकिन केवल ऑप्शन नंबर सी जो है वो अनिवार्य नहीं रखा गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 9 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 10 को ध्यान से पढ़िए। तनाव और क्रोध की अवस्था है। ऑप्शन ए शैशवावस्था, ऑप्शन बी किशोरावस्था, ऑप्शन सी बाल्यावस्था या ऑप्शन डी वृद्धावस्था। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 10 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी किशोरावस्था करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तनाव और क्रोध की अवस्था है तो सबसे ज़्यादा जो तनाव और जो क्रोध की अवस्था है ना वो किशोरावस्था हो जाएगा। आप लोगों ने देखा होगा कि किशोरावस्था में ना जिसका एज जो है ना वो 12 से लेकर के 18 वर्ष के जो उम्र के जो व्यक्ति होते हैं, जो लोग होते हैं ना, उनमें ना सबसे ज़्यादा तनाव देखने को मिलता है, और क्रोध जो होता है ना वो सबसे ज़्यादा इन्हीं उम्र में सबसे ज़्यादा आता है। ठीक है, और अपने घर वालों का भी विरोध करते हुए आप लोगों ने देखा होगा इस उम्र में। तो सबसे ज़्यादा जो तनाव की उम्र है वो किशोरावस्था है, ये आप लोगों को समझना है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 10 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 11 को ध्यान से पढ़िए। उससे पहले आप लोगों के लिए एक सूचना है, ध्यान से सुनिएगा। अगर आप लोगों के मन में किसी प्रकार का अगर सवाल आ रहा होगा ना, या किसी प्रकार से आप लोगों को सजेशन चाहिए, तो इसके लिए अगर आप चाहते हो कि मैं अपना पर्सनल नंबर आप लोगों को सजेस्ट करूं, ताकि आप लोग डायरेक्ट मेरे से कॉल करके ना, कॉन्टैक्ट पे बात करके ना, किसी भी प्रकार की सजेशन लेना चाहो तो ले सकते हो, या सवाल पूछना चाहो तो पूछ सकते हो। तो इसके आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले आप लोग इंस्टाग्राम पर जाइए और सर्च कीजिए बाय MD धीवर करके। वहाँ पर आप लोगों को मेरा प्रोफाइल मिल जाएगा, और मेरे प्रोफाइल के कमेंट बॉक्स पर जाकर कमेंट कीजिए कि सर आप अपना नंबर दीजिए बोल करके ना। तो सबसे पहला मैं अपना फ़ोनपे का नंबर दे दूंगा, और वहाँ पर आप लोगों को केवल 200 फ़ोनपे करना है, और उसके बाद ना मैं अपना जो पर्सनल नंबर है उसे आप लोगों को सजेस्ट कर दूंगा। ठीक है, और उसके बाद ना आप लोग कभी भी ना किसी भी प्रकार के अगर सजेशन चाहो, चाहे वो बुक लिस्ट को लेकर के हो या अपना स्ट्रैटेजी को लेकर के हो ना, तो मैं आप लोगों को डायरेक्ट आप लोगों से बात करके ना इस प्रकार की जो भी ना आप लोग का सजेशन है वो दे पाऊंगा। ठीक है, चाहूँ ना तो मैं आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट में दे सकता हूँ, लेकिन क्या है ना, छोटे छोटे सवाल के लिए भी आप लोग बार बार फ़ोन करोगे ना, तो इस वजह से ये जो छोटा सा क्राइटेरिया है वो मैं रखा हूँ। ठीक है, और ये जो क्राइटेरिया ना वो विशेष व्यक्तियों के लिए रखा गया है, जिनको विशेष ना गाइडलाइन की आवश्यकता होगी उनके लिए। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 11 को अब ध्यान से पढ़िए। शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है? ऑप्शन ए शैशवावस्था, ऑप्शन बी बाल्यावस्था, ऑप्शन सी किशोरावस्था या ऑप्शन डी वृद्धावस्था। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 11 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी बाल्यावस्था करेक्ट हो जाएगा। कैसे? शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है? तो शर्म और गर्व जैसी जो भावना है ना, तो उसका जो विकास है ना वो बाल्यावस्था में होता है, ये आप लोगों को याद रखना है। और बाल्यावस्था का जो एज है ना वो 2 वर्ष से लेकर के 12 वर्ष तक की जो उम्र है ना वो बाल्यावस्था के अंतर्गत आता है। ठीक है, और ये उम्र में ना जो बच्चे ना उसमें किसी कार्य को लेकर के ना शर्म आने लगता है। अगर उसको किसी कार्य में शर्म आएगा
तो शर्माता बहुत है, और अगर वो किसी प्राउड वाला काम करेगा ना, गर्व वाली ना, तो बहुत ज़्यादा गर्व फील करता है और अपने घर वालों को बार बार कराता है कि पापा मैंने ना ये किया, चाचा मैंने ना ये किया बोल करके ना बताने में बहुत ही ज़्यादा उत्सुक होते हैं। ठीक है, जो बालक होते हैं वो। तो शर्म और गर्व जैसी जो अवस्था है ना, जो भावना है ना, जिसका विकास बाल्यावस्था में होता है, ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, तो चलिए प्रश्न क्रमांक 12 को ध्यान से पढ़िए। मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध संवेग कौन सा है? ऑप्शन ए भय, ऑप्शन बी घृणा, ऑप्शन सी आश्चर्य या ऑप्शन डी भूख। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 12 का जो करेक्ट आंसर है ना, वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी आश्चर्य करेक्ट हो जाएगा। कैसे? मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध किस संवेग से है बोला है ना। तो जिज्ञासा का मतलब क्या होता है जी? जिज्ञासा का मतलब क्यूरियोसिटी होता है, मतलब किसी चीज़ को जानने की तीव्र इच्छा। तो उसको प्योर हिंदी में क्या बोलेंगे? आश्चर्य ही ना बोलेंगे जी। हाँ, आश्चर्य को क्या बोलेंगे? जिज्ञासा। मतलब आप लोगों के मन में किसी चीज़ को जानने के लिए क्यूरियोसिटी उत्पन्न होगा ना, मतलब जिज्ञासा उत्पन्न होगा, तो आप लोग क्या करोगे? आश्चर्य के साथ उनको देखना पसंद करोगे ना। तो मैकडूगल के अनुसार ना मूल प्रवृत्ति जो जिज्ञासा है ना, उसका जो संबंध है वो आश्चर्य से है, ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, और ना ये जो मैकडूगल मनोवैज्ञानिक जो है ना, मतलब महोदय जो है ना, इन्होंने ना 14 प्रकार के मूल प्रवृत्ति को बताया है। कितना? तो 14 प्रकार की मूल प्रवृत्ति बताया है। ये संख्या को भी आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 12 का जो करेक्ट आंसर है ना, ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 13 को ध्यान से पढ़िए। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार संवेगी क्रियात्मक अवस्था होती है। ऑप्शन ए जन्म से 2 वर्ष, ऑप्शन बी 2 से 7 वर्ष, ऑप्शन सी 7 से 11 वर्ष या ऑप्शन डी 11 से 16 वर्ष। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 13 का जो करेक्ट आंसर है ना, वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए जन्म से 2 वर्ष करेक्ट हो जाएगा। कैसे? पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार संवेगी क्रियात्मक अवस्था होती है। तो पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत है ना, उसमें जो संवेगी क्रियात्मक अवस्था जो है ना, वो जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक की करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो आप लोगों को ना थोड़ा ध्यान से बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, पियाजे ने ना जो अपने संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत का प्रतिपादन किया ना, उसको मुख्यतः 4 भागों में अलग अलग वर्ष में डिवाइड किया है। ठीक है, सबसे पहला जो होगा ना, वो संवेदी पेशी अवस्था या संवेगी क्रियात्मक अवस्था होगा। इसका जो एज होगा ना, वो जन्म से लेकर के 2 वर्ष होगा। दूसरा जो होगा ना, वो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था हो जाएगा। क्या? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था हो जाएगा, जिसका जो एज है ना, वो 2 वर्ष से लेकर के 7 वर्ष हो जाएगा। ये दूसरा अवस्था है। ठीक है, तीसरा अवस्था जो होगा ना, वो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होगा। क्या? तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो होगा ना, और इसका जो आयु है ना, वो 7 से 11 वर्ष हो जाएगा। और उसके अलावा ना अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था हो जाएगा। क्या? चौथा जो होगा वो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था हो जाएगा, जिसका जो एज है ना, वो 11 वर्ष से लेकर के ना 18 वर्ष तक की हो जाता है। क्या? तो 11 वर्ष से लेकर के 18 वर्ष जो दिया है ना, वो करेक्ट हो जाएगा। 16 या 18 इनकी मर्जी, जो भी ऑप्शन दे दें, लेकिन 11 से 18 आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, तो पियाजे ने 4 प्रमुख जो अपना जो संज्ञानात्मक विकास है ना, उसमें 4 प्रमुख प्रकार से ना भाग में बांटा है। ये आप लोगों को याद रखना है इन चारों के बारे में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से आप पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 14 को ध्यान से पढ़िए। विकास में वृद्धि से तात्पर्य है। ऑप्शन ए ज्ञान में वृद्धि, ऑप्शन बी संवेग में वृद्धि, ऑप्शन सी वजन में वृद्धि या ऑप्शन डी आकार, सोच, समझ, कौशल में वृद्धि। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 14 का जो करेक्ट आंसर है ना, वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी आकार, सोच, समझ, कौशल में वृद्धि करेक्ट हो जाएगा। कैसे? विकास में वृद्धि का तात्पर्य है, तो विकास में जो वृद्धि से तात्पर्य है ना, वो आकार, सोच, समझ, कौशल में वृद्धि करेक्ट हो जाएगा। और मैंने आप लोगों को पिछले क्लास में ना विकास के बारे में समझाया था और वृद्धि के बारे में समझाया था। तो विकास जो है ना, वो आप लोगों का गुणात्मक प्रक्रिया है, मतलब आप लोगों का ना जो माइंड का जो मेच्योरिटी लेवल है ना, उसका बढ़ना, आपके बॉडी का प्रोग्रेस करना। ठीक है, वो गुणात्मक प्रक्रिया कहलाता है, जिसे मापा नहीं जा सकता, वो विकास कहलाता है। ठीक है, उसी प्रकार से अगर वृद्धि की बात करूँ, तो वृद्धि जो है ना, वो मात्रात्मक प्रक्रिया है, जिसे ना मापा जा सकता है। जैसे आपके शरीर के वजन का बढ़ना, आपके लंबाई का बढ़ना, ये जो है ना, वो वृद्धि कहलाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ना प्रश्न क्रमांक 14 का जो करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 15 को ध्यान से पढ़िए। बाल्यावस्था होती है। ऑप्शन ए 5 वर्ष तक, ऑप्शन बी 12 वर्ष तक, ऑप्शन सी 21 वर्ष तक या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप।
तो प्रश्न क्रमांक 15 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी 12 वर्ष तक करेक्ट हो जाएगा। कैसे? बाल्यावस्था होती है तो बाल्यावस्था जो होता है ना वो 12 वर्ष तक की ही ना होता है जी। लास्ट को पूछा है तो आप लोग लास्ट को ही ना बताओगे। और मैंने आप लोगों को अभी जस्ट बताया था ना बाल्यावस्था के बारे में कि जो बाल्यावस्था का जो एज है वो 2 वर्ष से लेकर के 12 वर्ष तक की जो बाल्यावस्था होता है उसका जो एज होता है वो। और जीन पियाजे महोदय ने ना बच्चों की जो आयु है ना उसको अलग अलग 4 भागों में बांटा है, आप लोगों को याद रखना है। ध्यान से बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। सबसे पहला जो एज होगा वो गर्भावस्था होगा। गर्भधारण से लेकर कि जन्म तक की जो एज होगा ना वो बच्चों का ना गर्भावस्था कहलाएगा और ये पहला होगा, ठीक है। क्या? तो गर्भावस्था जो है ना वो पहला होगा। दूसरा जो होगा वो शैशवावस्था होगा। क्या? तो दूसरा जो एज है वो शैशवावस्था हो जाएगा। शैशवावस्था जो है ना वो जन्म से लेकर कि 2 वर्ष तक की जो बच्चे की आयु है ना उसे शैशवावस्था कहते हैं। तीसरा जो होगा वो आप लोगों का बाल्यावस्था कहलाएगा। क्या? तो तीसरा बाल्यावस्था होगा। बाल्यावस्था को ना मुख्यतः 2 भाग में बांटा है। सबसे पहला पूर्व बाल्यावस्था। क्या? तो सबसे पहले पूर्व बाल्यावस्था, और पूर्व बाल्यावस्था का जो एज है ना 2 वर्ष से लेकर कि 6 वर्ष तक होगा। और दूसरा जो इसका भाग है ना उत्तर बाल्यावस्था। उत्तर बाल्यावस्था का जो एज है वो 6 वर्ष से लेकर कि 12 वर्ष तक की उसका उत्तर बाल्यावस्था रखा गया है। और चौथा जो एज होगा वो किशोरावस्था हो जाएगा। किशोरावस्था जो एज है ना वो 12 वर्ष से लेकर कि 18 वर्ष तक की या 12 वर्ष से अधिक जो होगा ना वो किशोरावस्था कहलाता है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 15 का जो करेक्ट आंसर है ना ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। बाल्यावस्था का जो लास्ट एज पूछा है ना वो 12 वर्ष तक की करेक्ट हो जाएगा। इन चारों अवस्था को और अवस्था की जो आयु है उसे याद रखना है, हमेशा पूछा जाता है आप लोगों के एग्जाम में, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 16 को ध्यान से पढ़िए। शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि ऑप्शन ए शारीरिक और गत्यात्मक विकास, ऑप्शन बी संवेगात्मक विकास, ऑप्शन सी संज्ञानात्मक विकास या ऑप्शन डी नैतिक विकास। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 16 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर ही शारीरिक गत्यात्मक विकास करेक्ट हो जाएगा। कैसे? शरीर के आकार में वृद्धि होती है तो शरीर का जो आकार है ना उसमें वृद्धि होती है वो शारीरिक और गत्यात्मक ही ना होगा जी। हाँ, शारीरिक मतलब आपके शरीर का लगातार बढ़ना, विकास करना क्या कहलाएगा जी? शारीरिक विकास ही ना होगा, जो आपका वजन का बढ़ना, आपकी हाइट का बढ़ना। उसके अलावा गत्यात्मक विकास वो होता है जिसमें आप लोगों को ना किसी चीज़ को ना पकड़ने की, किसी कार्य को करने की जो क्षमता होता है ना उसे गत्यात्मक विकास भी कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 16 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 17 को ध्यान से पढ़िए। शारीरिक विकास का क्षेत्र है ऑप्शन ए स्नायु मंडल, ऑप्शन बी स्मृति, ऑप्शन सी अभिप्रेरणा या ऑप्शन डी समायोजन। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 17 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर स्नायु मंडल करेक्ट हो जाएगा। कैसे? शारीरिक विकास का क्षेत्र है तो शारीरिक विकास का जो क्षेत्र है वो स्नायु मंडल नहीं ना होगा जी। हाँ, आपका जो संपूर्ण शरीर है उसे स्नायु मंडल के अंतर्गत ही ना आएगा। है तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 17 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को इसी प्रकार से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 18 को ध्यान से पढ़िए। वर्तमान में निःशक्त बच्चों की शिक्षा के लिए कहा गया है ऑप्शन ए समावेशी शिक्षा, ऑप्शन बी विशेष शिक्षा, ऑप्शन सी समेकित शिक्षा या ऑप्शन डी कोई नहीं। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 18 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर है समावेशी शिक्षा करेक्ट हो जाएगा। कैसे? वर्तमान में निःशक्त बच्चों की शिक्षा के लिए कहा गया है तो वर्तमान में ना निःशक्त बच्चे मतलब जो दिव्यांग जो बालक होंगे ना, मतलब कुछ परसेंटेज है ना, तो उसे समावेशी शिक्षा दिया जाएगा। कैसे? समावेशी शिक्षा का जो मतलब होता है ना वो सारे बच्चों को ना एक ही क्लास में एक ही टीचर द्वारा जब पढ़ाया जाता है ना तो उसे समावेशी शिक्षा कहते हैं और बिना किसी भेदभाव के माध्यम से पढ़ाया जाता है उसे, ठीक है। तो एक बच्चा जो ना पूरी तरह से फिट है और एक बच्चा जो कुछ हद तक की अगर दिव्यांग होगा ना तो दोनों में किसी प्रकार की बिना भेदभाव किए उसे एक ही कक्षा में जब पढ़ाया जाता है एक ही टीचर के द्वारा ना तो उसे समावेशी शिक्षा कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 18 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 19 को ध्यान से पढ़िए। व्यक्तित्व विकास की अवस्था है ऑप्शन ए अधिगम एवं वृद्धि, ऑप्शन बी व्यक्तित्व वृत्त अध्ययन, ऑप्शन सी उपचारात्मक अध्ययन या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप।
तो प्रश्न क्रमांक 19 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए अधिगम एवं वृद्धि करेक्ट हो जाएगा। कैसे? व्यक्तित्व विकास की अवस्था है, तो व्यक्तित्व की जो विकास होगा ना, मतलब खुद का जो विकास होगा ना, चहुमुखी प्रकार से सभी तरीकों से सभी क्षेत्रों का जो विकास होगा ना, कैसे विकास होगा? अधिगम के माध्यम से ना विकास होगा। जी हाँ, और वृद्धि के माध्यम से, मतलब आप लोगों की शरीर का बढ़ना, लंबाई का बढ़ना, हाइट का बढ़ना अधिगम के माध्यम से ही ना होगा। जी हाँ, सीखने के तरीके के तौर पर। तो व्यक्तित्व का विकास की जो अवस्था है ना वो अधिगम एवं वृद्धि की अवस्था के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 19 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 20 को ध्यान से पढ़िए। यदि आपकी कक्षा का बच्चा सी को डी तथा डी को सी लिखे पढ़े तो वह कौन सा रोग से पीड़ित है? ऑप्शन ए मलेरिया, ऑप्शन बी डिसलेक्सिया, ऑप्शन सी फाइलेरिया या ऑप्शन डी टाइफाइड। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 20 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों को ऑप्शन नंबर बी डिसलेक्सिया करेक्ट हो जाएगा। कैसे? यदि आपकी कक्षा का बच्चा सी को डी, डी को सी पढ़ता लिखता है तो वह कौन से रोग से पीड़ित है? तो वह डिसलेक्सिया से ही ना हो जाएगा। जी हाँ, और मैंने आप लोगों को अपने पिछले क्लास में बताया था कि बच्चों को अगर पढ़ने संबंधी किसी प्रकार की अक्षमता है, किसी प्रकार की अगर वो बीमारी है तो वो डिसलेक्सिया कहलाता है। पढ़ने संबंधी जो अक्षमता है, जो बीमारी होता है वो। ठीक है, डिसलेक्सिया मतलब पढ़ने संबंधी वो विकार होता है, ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, उसके अलावा अगर लिखने संबंधी विकार अगर बच्चों में होगा ना तो वो डिसग्राफिया कहलाएगा। क्या? तो हम लोग कैसे ग्राफ को कैसे बनाते हैं? लिख लिख कर बनाते हैं ना, तो डिसग्राफिया क्या होगा? लिखने संबंधी बीमारी होगा। ठीक है, मतलब उसका अक्षमता होगा। उसके अलावा गणित को किसी प्रकार के अगर सवाल को बनाने में अगर उसमें ना तकलीफ जाएगा, अक्षमता होगा ना उसमें ना, तो उसको क्या बोलेंगे? डिसकैलकुलिया नामक बीमारी होता है। ठीक है, कैलकुलेटर से क्या समझेंगे? कैलकुलेटर किस में उपयोग होता है? गणित बनाने में होता है। तो डिसकैलकुलिया किसका बीमारी होगा? तो वो गणित संबंधी अक्षमता या बीमारी को कहा जाएगा। ठीक है, तो इन तमाम तीनों चीज़ों को आप लोगों को याद रखना है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 20 का जो करेक्ट आंसर है ना ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 21 को ध्यान से पढ़िए। दूसरे वर्ष के अंत तक शिशु का शब्द भंडार हो जाता है। ऑप्शन ए 100 शब्द, ऑप्शन बी 60 शब्द, ऑप्शन सी 50 शब्द या ऑप्शन डी 10 शब्द। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 21 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर है 100 शब्द करेक्ट हो जाएगा। कैसे? दूसरे वर्ष के अंत तक शिशु का शब्द भंडार होता है, मतलब जब 2 वर्ष बच्चा जब पूर्ण करता है ना तो उसका जो शब्द भंडार है ना बोलने का, समझने का ना, वो 100 शब्द हो जाता है। ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हैं फिर से। चलिए प्रश्न क्रमांक 22 को ध्यान से पढ़िए। आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार प्राथमिक विद्यालय में शिक्षकों को प्रति सप्ताह कुल कितने घंटे की योजना बनाकर कार्य करना है? ऑप्शन ए 30 घंटा, ऑप्शन बी 45 घंटा, ऑप्शन सी 42 घंटा या ऑप्शन डी 50 घंटा। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 22 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी 45 घंटे करेक्ट हो जाएगा। कैसे? आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों को प्रति सप्ताह कितने घंटे योजना बनाकर कार्य करना है, मतलब जो ना प्राइमरी स्कूल के जो टीचर होंगे ना वो एक हफ्ते में 45 घंटा का कार्य योजना बना करके पढ़ाएगा। ठीक है, केवल पढ़ाने में नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, चाहे वो ऑफिस का काम करते रहे, चाहे वो होमवर्क देते रहे, चाहे वो बच्चों को पढ़ाते रहे, तमाम जो कार्य क्षेत्र है ना सभी चीज़ को मिलाकर 45 घंटे का उसे ना कार्य योजना बना करके पढ़ाना होता है एक प्राइमरी शिक्षक जो होता है उनको। तो ये आरटी एक्ट 2009 में लिखित रूप से दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 23 को ध्यान से पढ़िए। बच्चों की रुचि बनाए रखने के लिए आप कौन सी विधि का चयन करेंगे? ऑप्शन ए बच्चों को पढ़कर आने को कहेंगे और प्रश्न पूछेंगे, ऑप्शन बी स्वयं गतिविधि करेंगे तथा बच्चों को बताएंगे, ऑप्शन सी आप गतिविधि में बच्चे को शामिल करेंगे या ऑप्शन डी बच्चे को स्वयं गतिविधि करने के लिए देंगे। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 23 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आप गतिविधि में बच्चे को शामिल करेंगे करेक्ट हो जाएगा। कैसे? बच्चों की रुचि बनाए रखने के लिए आप कौन सी विधि का चयन करेंगे? तो बच्चों की ना जो रुचि है ना उसको बनाए रखने के लिए ना मैं क्या करूँगा, अगर एक शिक्षक होने के नाते ना मैं जब किसी प्रकार के पाठ को पढ़ा रहा हूँ गतिविधि के माध्यम से ना तो उस गतिविधि में बच्चों को भी शामिल करूँगा, क्योंकि अगर बच्चे खुद से ना एक्टिविटी करेंगे ना, मतलब एक शिक्षक के नज़र में ना उसके सामने ना
ना उसके निरीक्षण में अगर गतिविधि करेंगे ना तो बच्चे जो होते हैं वो बेहतर तरीके से सीख पाता है गतिविधियों के माध्यम से। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 23 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है ना करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 24 को ध्यान से पढ़िए। व्यक्तित्व स्थायी समायोजन है। ऑप्शन ए पर्यावरण के साथ, ऑप्शन बी जीवन के साथ, ऑप्शन सी प्रकृति के साथ या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 24 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी करेक्ट हो जाएगा। कैसे? व्यक्तित्व स्थायी समायोजन है तो वस्तुतः व्यक्तित्व जो स्थायी का जो समायोजन है ना वो पर्यावरण के साथ भी हो जाएगा, जीवन के साथ भी हो जाएगा और प्रकृति के साथ भी है। समायोजन जो है ना, समायोजन का मतलब जो होता है ना वो एडजस्टमेंट होता है। क्या? तो एडजस्टमेंट होता है मतलब किसी भी प्रकार की जो वातावरण है, जो पर्यावरण है ना उसको अपने आप में ना समाहित कर लेना, समायोजन कर लेना, एडजस्टमेंट कर लेना कहलाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 24 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 25 को ध्यान से पढ़िए। शैशवावस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है? ऑप्शन ए सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, ऑप्शन बी जिज्ञासा की प्रवृत्ति, ऑप्शन सी अनुकरण द्वारा सीखने की वृत्ति या ऑप्शन डी चिंतन प्रक्रिया। तो क्या इसका आंसर हो सकता है बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 25 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी चिंतन प्रक्रिया करेक्ट हो जाएगा। कैसे? शैशवावस्था की मुख्य विशेषताएं क्या नहीं है? बोला है जी नहीं है। तो शैशवावस्था जिसका जो एज होता है ना 2 वर्ष से लेकर के 12 वर्ष तक की ना, तो इस उम्र के बच्चों में ना चिंतन प्रक्रिया नहीं आता है। आप लोगों ने कभी देखा है क्या कि जो 2 वर्ष से जो 12 वर्ष के जो बच्चे होते हैं वो चुपचाप बैठ कर किसी बात को लेकर के चिंता कर रहा हो, सोच रहा हो? कभी देखा है क्या? नहीं ना होता वो चिंतन प्रक्रिया में। तो इसकी जो विशेषताएं जो नहीं है ना शैशवावस्था की ना, वो ऑप्शन नंबर डी चिंतन प्रक्रिया नहीं होता है। ठीक है, उसके अलावा ना सीखने की तीव्र प्रक्रिया होता है, जिज्ञासा की प्रवृत्ति होता है मतलब किसी चीज़ को जानने की प्रवृत्ति होता है, अनुकरण से सीखने की प्रवृत्ति होता है मतलब किसी चीज़ को देख करके उसका कॉपी कर करके जो सीखने की प्रवृत्ति वो भी होता है ना। चलिए अब हम लोग प्रश्न क्रमांक 26 को पढ़ते हैं। सीखने के नियम के प्रतिपादक है। ऑप्शन ए फैराडे, ऑप्शन बी स्किनर, ऑप्शन सी थॉर्नडाइक या ऑप्शन डी एडलर। तो क्या इसका आंसर हो सकता है बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 26 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी थॉर्नडाइक करेक्ट हो जाएगा। कैसे? सीखने के नियम के प्रतिपादक है तो ये जो सीखने के नियम के जो प्रतिपादक है ना वो थॉर्नडाइक महोदय करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सीखने के नियम का मतलब ये होता है कि बच्चे किस प्रकार से ना सीखते हैं, किसी भी चीज़ को कैसे एक्सेप्ट करते हैं ना, तो इस पर ना एक सिद्धांत बनाया था, एक नियम बनाया था। ठीक है, तो ये जो बनाने वाला जो मनोवैज्ञानिक थे ना वो थॉर्नडाइक था, ये बात आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 26 का जो करेक्ट आंसर है ना ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। और ये जो थॉर्नडाइक महोदय जो है ना इन्होंने ना त्रुटि एवं अभ्यास का परीक्षण भी किया था और त्रुटि एवं अभ्यास का जो सिद्धांत है ना उसको भी थॉर्नडाइक ने दिया था, ये भी आप लोगों को याद रखना है। चलिए प्रश्न क्रमांक 27 को ध्यान से पढ़िए। पिछड़े बालक ऐसे बच्चे हैं। ऑप्शन ए सीखने की गति धीमी हो, ऑप्शन बी बुद्धिलब्धि स्तर 80 से 90 हो, ऑप्शन सी मानसिक रूप से अस्वस्थ और असमायोजित व्यवहार या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 27 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। पिछड़े बालक ऐसे बच्चे हैं तो पिछड़े बालक जो होते हैं ना वो सीखने की गति जिनकी धीमी होती है वो पिछड़े बालक होता है, जिसकी बुद्धिलब्धि 80 से 90 होता है वो भी पिछड़े बालक होता है, और मानसिक रूप से ना अस्वस्थ और असमायोजित जो बालक है ना वो भी पिछड़े बालक के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 27 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 28 को ध्यान से पढ़िए। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है? ऑप्शन ए कॉलसेनिक, ऑप्शन बी पियाजे, ऑप्शन सी स्किनर या ऑप्शन डी हरलॉक। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। प्रश्न क्रमांक 28 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी स्किनर करेक्ट हो जाएगा। कैसे? किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है? तो विकास जो है ना वो एक सतत और धीमी प्रक्रिया है ना वो स्किनर महोदय ने कहा था, ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 29 को ध्यान से पढ़िए। संवेगों की उत्पत्ति होती है। ऑप्शन ए मूल प्रवृत्ति, ऑप्शन बी गत्यात्मक क्रियाएं, ऑप्शन सी पोषण या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए।
तो प्रश्न क्रमांक 29 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर है, मूल प्रवृत्ति करेक्ट हो जाएगा। कैसे? संवेगों की उत्पत्ति है तो संवेगों की जो उत्पत्ति है ना वो मूल प्रवृत्ति के माध्यम से होता है, ठीक है। और मूल प्रवृत्ति जो होता है ना वो आपके नेचुरल प्रोसेस होता है, जैसे आपका हंसना, रोना, गुस्सा होना, ये तमाम जो चीज़ है ना, भूख लगने पर खाना खाना, है ना, ये जो तमाम जो चीज़ है ना वो आप लोगों का मूल प्रवृत्ति के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। और मैकडूगल नामक जो मनोवैज्ञानिक है ना, इन्होंने ना 14 प्रकार के मूल प्रवृत्ति के बारे में जिक्र किया है। ये आप लोगों को याद रखना है मैकडूगल महोदय के बारे में, ठीक है, जो मूल प्रवृत्ति होते हैं वो। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 29 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए आज की क्लास के अंतिम प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। प्रश्न क्रमांक 30 को, मानसिक विकास से प्रभावित करने वाले कारक है। ऑप्शन ए वंशानुक्रम, ऑप्शन बी परिवार का वातावरण, ऑप्शन सी परिवार की सामाजिक स्थिति या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 30 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी करेक्ट हो जाएगा। कैसे? मानसिक विकास से प्रभावित करने वाले कारक है, तो मानसिक विकास को जो प्रभावित करने वाले कारक है ना वो वंशानुक्रम हो जाएगा, परिवार का वातावरण हो जाएगा और परिवार की सामाजिक स्थिति भी हो जाएगा। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 30 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि प्रॉपर टाइम पे ना आप लोगों को नोटिफिकेशन मिले और आप लोग ना प्रॉपर टाइम पे सीजीटेट की तैयारी कर पाओ, ताकि आप लोग ना बहुत अच्छे नंबर से क्वालिफाई कर पाओ, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं और आप लोग